आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर के पद को छोड़कर देश में सोलर की अलख जगाने 11 साल की सोलर स्वराज यात्रा पर निकले प्रोफेसर चेतन सोलंकी पिछले करीब 3 साल से सोलर से चलने वाली बस ही इनका घर और ऑफिस है। इस बस में बस के साथ एसी, कूलर, पंखा सब कुछ सोलर से चलता है। इसीलिए प्रोफेसर सोलंकी को सोलर मैन और सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर सोलंकी बुधवार को कपिल ज्ञानपीठ में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के कार्यक्रम में भाग लेने अपनी अनोखी बस के साथ जयपुर आए। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, लगन से समाज को एक दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होता है। ऐसे ही है डॉक्टर सोलंकी, प्रोफेसर सोलंकी हैं हमारे साथ में, जिन्होंने एक सोलर एनर्जी के लिए जो अवेयरनेस के लिए पूरे देश में ये घूम रहे हैं, बस बनाई है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बस दिखा देते हैं जिन्होंने ये तैयार की है। ये बस का ही अंदर का ही हिस्सा है जहाँ पर प्रोफेसर सोलंकी बैठे हुए हैं। ये इनके बेड का भी काम करती है, इनकी ये रीडिंग का भी काम करती है, पढ़ने लिखने सारा काम इनका यहाँ होता है। तो यह बेड की तरह इन्होंने सजा रखा है। आप देखेंगे इसी बस के अंदर, क्योंकि ये अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मंदिर है और इनके आराध्य यहाँ पर हैं। साथ ही एक छोटा सा कूलर भी है, यदि आपको गर्मी लगती है तो ये कूलर भी चल रहा है। खास बात यह है कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम है वो सब सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। ये एग्जॉस्ट फैन भी है, क्योंकि इसके नीचे ये किचन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किचन, ये खाना भी बनाते हैं इसी बस के अंदर। तो यह एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ लगा हुआ है। सब कुछ जो एक छोटे से घर में होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ है। आप देखेंगे कि ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो सब यहाँ इसके अंदर है। रोशनी का तमाम इंतज़ाम है, और साथ ही इनका एक दूसरा एक लिविंग एरिया है, एक दूसरा रूम भी है कि बाकी के लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ इनका जो स्टोर की तरह भी ये काम करता है। आप देखेंगे कि एप्पल के और सब्जियां वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई हैं, फ्रूट्स। तो ये यहाँ पर इनका स्टोर का, लिविंग रूम का, जो इनके और भी सहयोगी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो ये बस है पूरी। आप देखेंगे कि यहाँ एसी लगा हुआ है, और ये एसी भी सोलर एनर्जी से चलता है, और टीवी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह एक घर में, एक मध्यम वर्ग के परिवार में जो जो संसाधन होने चाहिए वो सब इस बस के अंदर हैं। और इस बस को लेकर पिछले 2.5 साल से प्रोफेसर सोलंकी पूरे देश में घूम रहे हैं, और आज राजधानी जयपुर में आए हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके मिशन को लेकर। प्रोफेसर साहब, ये मिशन कैसे आया ये दिमाग में कि पूरे देश में घूमा जाए और सोलर एनर्जी के लिए लोगों को जगाया जाए? वैसे देखो, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, और ये जो रॉन्ग एनर्जी, गलत एनर्जी का उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, और ये इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है किसी न किसी रूप में। गरीब से गरीब आदमी भी एलपीजी का उपयोग तो करता ही है। तो हम सब कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं, जिससे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये रॉन्ग एनर्जी को छोड़ के राइट एनर्जी पे जाना पड़ेगा, गलत एनर्जी को छोड़ के सही ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। और सोलर ऊर्जा ही एक ऐसा माध्यम है जो अनंत काल से धरती को एनर्जी देते आया, और वही एक ऊर्जा का स्रोत है। और एक क्लाइमेट क्लॉक है जो दीवार पे देखा है कि बहुत कम समय बचा है, जब धरती का तापमान 1.5 डिग्री टच होगा, फिर इरिवर्सिबल होना चालू होंगे, अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू होंगे। तो बहुत कम समय, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। तो एक विचार आया कि गांधी जी होते तो कैसे करते, जरूर इस तरह की यात्रा करते। तो उसी के हिसाब से मैंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या है, हर व्यक्ति इस समस्या में योगदान देता है, इसलिए हर व्यक्ति को इस सॉल्यूशन में भी योगदान देना पड़ेगा। अब आपको लोग सोलर मैन, सोलर गांधी के नाम से पुकारने लगे हैं, कैसा लगता है? जब ऐसा बड़ा नाम साथ में जुड़ता है तो जिम्मेदारी भी जुड़ती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ती है, और लोगों का बड़प्पन है कि वो लोग ऐसा कहते हैं, परंतु ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके जो गांधी जी के सिद्धांत हैं कि कैसे हमारी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए, वही पालन करके हम सोलर ऊर्जा पे जाएं तो ठीक सॉल्यूशन होगा।
ये बस के अंदर ही दीवारों पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि आपने बहुत कुछ पेंसिल लिखा हुआ है दीवारों पर। इसमें संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आप आईआईटी के प्रोफेसर मुंबई में रहे हैं, तो लेकिन आपने संस्कृत की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या है इसका मोटिव? वेल आई मीन एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए वो सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं, बिना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए, कैसे जल की हम रिस्पेक्ट करें, वायु का रिस्पेक्ट करें, मिट्टी का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। और ये जो बातें कही हैं जो गीता में लिखी, वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी गाइडलाइन हो सकती है मनुष्य के लिए। जो है ना, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, क्यों होता है भाई? इतना तो भगवान ने, अभी तो मोबाइल भी आ गया, टीवी भी आ गया, ये फिर कैसे स्ट्रेस होता है? आज के 50 साल तो नहीं था, क्योंकि हम जीवन को विस्तार से देखना भूल जाते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो विस्तार दिखाता है कि जीवन अनंत है और हमें उसमें कैसे जीना चाहिए। तो ये मैंने अपने आप को गाइड करने के लिए, क्योंकि 11 साल की यात्रा है, 11 साल तक परिवार से दूर रहना, बस में रहना, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्या रूटीन रहता है आपका इस बस में? वेल मैं सुबह उठता हूँ यहाँ पर, तो अकेला ही होता हूँ। मेरी टीम गेस्ट हाउस वगैरह में चली जाती है, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा बस के आसपास वॉक कर लेता हूँ, वार्म अप टाइप हो जाता है, फिर एक अच्छे से चाय बना के पीता हूँ और मैं 1 घंटा सुबह काम करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब खाली होता है, मन शांत होता है, तो पढ़ना हो, कुछ किताब लिख रहा हूँ मैं, उसको करना, या कुछ विशेष काम हो तो वो मैं सुबह करता हूँ। फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रूटीन चालू होता है। जैसे अभी मैं यहाँ लेक्चर हुआ, वैसे लेक्चर होते हैं, कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। फिर शाम को मेरी जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन में और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सिर्फ अवेयर करने से लोग काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो अवेयरनेस और एक्शन, ये 2 पहलू हैं हमारी यात्रा के। तो और भी बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है, तो उनके साथ मीटिंग होती है, तो रात के 10, साढ़े 10, 11 तक चलता रहता है। दिन में इतना थक जाते हैं कि नींद बहुत अच्छी आती है। 2.5 साल का सफ़र आपने तय कर लिया, अब कैसा रहा ये अनुभव? अच्छा अनुभव है। मैं ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 साल हो गए और मैं अभी तक थका नहीं हूँ, या उत्साह बाकी बरकरार है, क्योंकि जब लोगों को समझाते हैं कि समस्या की जड़ क्या है और सॉल्यूशन क्या है, और लोगों को समझ में आता है और वो समझते हैं और एक्शन के प्रति अग्रसर होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक उत्साह मिलता है कि नहीं, जो हमारे विचार है, फिलॉसफी है, वो प्रॉपर है, सही है, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए है। और यदि अच्छे से समझाया जाए तो यदि बच्चा हो या पॉलिसी मेकर हो या पॉलिटिशियन हो, सबको समझ में आती है, क्योंकि यही सत्य है, सोलर पे आना ही पड़ेगा, यही एक सत्य है। 8 साल के सफ़र के लिए क्या रोड मैप तय किया है? रोड में तो ये है कि समय बीता जा रहा है और जिस गति से ये यात्रा चल रही है, जिस गति से लोग परिवर्तन हो रहे हैं, वो उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें 100 गुना ज़्यादा परिवर्तन की, तेज़ी से परिवर्तन की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ऐसी और बहुत सारी यात्राएं जुड़ेगी, खुलेगी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। उम्मीद है कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है, पेरेंट्स हैं, उनको समझ में आएगा कि हाँ, मामला बहुत गड़बड़ है और हमें अपने बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाना, ये हमारा कर्तव्य है, और सोलर को अपनाना हमारा कर्तव्य है। ये इसको अगर आउटकम क्या माना जाए इसका, आपकी जो अभी तक का ये सफ़र रहा है, इसकी उपलब्धि क्या माने? अभी तक तो इतना ही कह सकते हैं कि मैं सबसे पहले मैंने खुद कुछ चीज़ें सीखी जो मैं एज ए IIT बॉम्बे के प्रोफेसर में नहीं सीखा, जैसे कि एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग। तो जब मैंने यात्रा चालू की तब पता चला कि सोलर एनर्जी की बात करना बात की बात है, पहले एनर्जी की बात करें। और ये पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है कि कैसे मेरा खाना खाना, कपड़े पहनना भी एनर्जी है, फर्नीचर का उपयोग भी एनर्जी है। तो जब हम एनर्जी के चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है। तो ये मेरे लिए उपलब्धि रही कि मैंने खुद सीखा। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए जो जनता तक जा सकते हैं, और लोग एनर्जी स्वराज यात्रा को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। अभी आजकल मेरी यात्रा की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं। तो ये विषय गंभीर है क्लाइमेट चेंज का, और हम उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों को पता चला है, तो ये एक उपलब्धि मान सकते हैं। अभी तक का जो फेज़ है, मैं 3 साल का इसको बोलता हूँ एक्सप्लोरेशन फेज़। मैंने खुद ने एक्सप्लोर किया कि क्या है, कैसे है। अभी अगले 3 साल को एक्सेलरेशन करना है, जो हम काम करें इसको 100 गुना करना है, 100 गुना ज़्यादा लोगों से जोड़ना है, ज़्यादा एक्शन लेना है। तो
ये आगे का प्लान है और ये अभी तक की उपलब्धि है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ सनराइज काफ़ी शार्प होती है और लंबा सीज़न होता है गर्मी का। इसके बावजूद भी हम यहाँ सोलर पर वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए, जो संसाधन रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो अभी भी यहाँ पावर कट होता है, लोगों को पावर नहीं मिलती। यहाँ एजिटेशन चल रहा है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको पावर कट हो रहा है, दिवाली का टाइम है। तो क्या सोलर के लिए और किस तरह से राजस्थान में काम किया जाए ताकि ये तमाम जो समस्याएं हैं दूर हो सके? ये मेरे ख्याल से पूरे देश और विश्व की समस्या है कि हम लोग सोलर एनर्जी को कोयले की एनर्जी से पैदा करके उपयोग करना चाहते हैं। तो कोयले के बड़े प्लांट लगता है 100 मेगावाट, तो सोलर का भी 100 मेगावाट लगना चाहिए। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। खासियत सोलर एनर्जी की ये है कि ये इस बिल्डिंग में उपलब्ध है, उधर की बिल्डिंग में, गांव में उपलब्ध है, शहर में। तो जो सही तरीका होना चाहिए कि मैं अपनी बिजली लोकल पैदा कर लूँ, खुद पैदा कर लूँ। एक संस्था अपनी बिजली खुद पैदा कर ले, एक इंडस्ट्री जहाँ तक हो सके, इंडस्ट्री का 100% नहीं हो सकता, तो हम लोकल करेंगे, पैदा करना लोकल उसका सिस्टम बनाना चालू करेंगे। फिर ये निर्भरता नहीं रहेगी। अभी हमने सोलर के, भले ही राजस्थान में 18,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हैं सोलर के, पर उसको हम कोयले के पावर प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वैसा जैसे पहले पावर कट होते थे वैसे अभी भी हो रहे हैं। तो वो तरीका उतना अच्छा नहीं है। द बेस्ट तरीका ये है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। भाई मेरा घर का अपना कार होती है, अपना सोफ़ा होता है, अपना टीवी होता है, अपना फ्रिज होता है, तो क्या मेरे घर की अपनी बिजली क्यों नहीं हो सकती? उस दिशा में यदि जाएंगे तो सच में जो मेरी यात्रा है उसका नाम है एनर्जी स्वराज। तो एनर्जी में स्वराज आएगा, और जब तक स्वराज नहीं आएगा हम ये समस्या से 8 साल 10 साल बाद 50 साल बाद जूझते रहेंगे, क्योंकि वो प्रकृति ऐसी है। इसमें सरकार और निजी जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी अलग अलग रोल किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सरकार का सबसे बढ़िया रोल तो ये हो सकता है कि ये सेक्टर से बाहर हो जाए। इतना मैच्योर हो गया है कि क्या होता है ना, मोबाइल फ़ोन क्यों इतना तेज़ी से आगे बढ़ा? उसमें आपको सब्सिडी देना पड़ती नहीं, उसमें सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ती नहीं। तो जब सेक्टर बढ़ जाता है तो सरकार का सबसे बढ़िया काम है कि बाहर हो जाओ। एंड आई थिंक कि अभी सोलर इतना आगे बढ़ चुका है कि सरकार इसमें बाहर हो जाए, पॉलिसी बनाने वाले। भाई आप देख लो, अब मैं अपनी कार खरीदने आता हूँ तो कोई गाइडलाइन थोड़ी पास करता हूँ, तो मैं अपना सोलर खुद पैदा कर लूँ। आप खुद देख लो, जहाँ से लेना वहाँ खुद पैदा कर लो। तो बेयर मिनिमम काम करे जो ज़रूरत है, और इंडस्ट्री भी ये समझे कि सोलर एनर्जी पे जाना मतलब आज यदि आपने 1 रुपया सोलर पे खर्च किया तो आप कल के 8 रुपये बचा रहे हो, क्योंकि बाद में जो क्लाइमेट चेंज का नुकसान, अभी सिक्किम में किसी ने उदाहरण दिया था 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ, बाढ़, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा। तो आज रुपया खर्च करना बुद्धिमत्ता है सोलर में। आप सोलर के साथ साथ क्लाइमेट चेंज पर भी काफ़ी बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी बहुत बदलाव नज़र आ रहा है। एक जगह पर कम टाइम में बहुत तेज़ बारिश, ज़्यादा बारिश, बादल फटना इस तरह का, या एकदम से बारिश बीच में, मानसून के बीच में गायब हो जाना। यहाँ अगस्त में बारिश नहीं हुई राजस्थान में, तो ऐसी भी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और ये लगातार बढ़ रही है। ये लगातार बढ़ रही है, और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्लाइमेट चेंज का ये इनिशियल असर है, ये इससे भयंकर चीज़ें होने वाली और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी, मेरा खुद अनुमान ये नहीं था कि इतना जल्दी बदलेगा। मैं समझ रहा था अभी जो हो रहा है ये 2029-30 तक होने वाला है। तो यस, ये शुरुआत है, ये और ज़्यादा तेज़ी से होगा, और इसका नुकसान आर्थिक रूप से भी होगा। इसलिए मैंने कहा ये तो वैसे ही समझदारी कि हम सोलर पे जाएं, परंतु जो लोग हिसाब किताब लगा के सोलर पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समझदारी है कि आज पैसा लगा के सोलर पे जाएं, ताकि कल की जो बड़ी आपदा आने वाली है, हर व्यक्ति को, हर संस्था को, इंडस्ट्री को, सबको भुगतना पड़ेगा, वो कम हो, और तो वो समझदारी का काम होगा। एक और बात, मुझे क्योंकि मेरे सामने कुछ किताबें रखी हुई हैं, इन पर मेरी नज़र पड़ी थी। आप प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ साथ आप बहुत सारी आध्यात्मिक गीता भी रखी हुई है आपके यहाँ, मनुस्मृति भी रखी हुई है। तो ये दिखाएंगे कि सारी ये किताबें भी आप, इनसे भी आपको मोटिवेशन मिलता होगा। किस तरह से आप अध्ययन के लिए समय निकालते हैं बस में? मैंने कहा ना कि जीवन एक बड़ा खेल है ना, जीवन खेल है करके पहले तो ये समझे, और ये बड़ा खेल है। और मैं सिर्फ 50 साल के 70 साल के लिए धरती पर आया हूँ, पर मेरे आगे और मेरे पीछे भी लोग आएंगे जाएंगे। तो वो मैंने एक और चीज़ लिखी, शरीर का और मन का पोषण। हम लोग शरीर का पोषण करना सीख गए ना, विटामिन ले लेंगे, प्रोटीन ले लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, भूख लगेगी क्योंकि भूख लगती है। मन बिगड़ रहा है, ये मेरे ख्याल से
और बिगड़ गया तो इलाज कैसे करें ये बहुत कम लोगों को पता है। और आज के हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब है, मतलब हमारे अध्यात्म ये सब सिखाता है कि जीवन सिर्फ, जीवन के बहुत सारे आयाम होते हैं ना, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो जीवन के भी अलग आयाम है। हम लोग सिर्फ आर्थिक प्रगति पे ध्यान देते, पर क्या आध्यात्मिक प्रगति नहीं होना चाहिए? क्या नैतिक प्रगति नहीं होना चाहिए? क्या शैक्षणिक प्रगति नहीं होना चाहिए? ये सारी प्रगति में बैलेंस बनाएंगे तो हम खुशहाल जीवन जिएंगे, मज़े से जिएंगे और कम में भी मज़े से जिएंगे। तो ये मेरे जीवन का आधार है। मैं खुद ही आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने सीखा है अध्यात्म से, वो मेरी एक ताकत बनता है कि 11 साल बस में बिना फैमिली के जिया जा सकता है और करा जा सकता है, और एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, ऐसे डर के नहीं और मर के नहीं कि अरे यार क्या कर लिया, नहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये शक्ति का जो केंद्र है वो अध्यात्म है। सभी लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति करना चाहिए जैसे हम इकोनॉमिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जिन्हें सोलर मैन और सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है।